नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम आंगनबाड़ी नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो है बताने वाले हैं आपको, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताइए कि जैसे मेरे पति का नाम बीपीएल में है और मेरा नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ, उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं, और इससे संबंधित क्या आपको महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जानने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डाउट तो महिलाओं को या गर्ल्स को ये है कि निवास के संबंध में, क्योंकि देखिए जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्लियर शब्दों में लिखा रहता है कि ये वैकेंसी इस गांव के इस वाले एरिया में है। जैसे कि मान लीजिए कोई विलेज का नाम है राजपुर, है ना। अगर राजपुर लिखा हुआ है वहाँ पे विलेज, और उसके बाद गांव लिखा हुआ है, उसका कोई भी खेड़ा हो, कुछ भी हो, तो उसके संबंध में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है क्या हम वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने से हमें वहाँ पे नियुक्ति मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो उसी को ये फ्रेंड्स जो हमारे मध्य प्रदेश शासन ने गाइडलाइन निकाली है, हम आपको वही पढ़ा रहे हैं। इसमें फैक्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल रियल पढ़ा रहे हैं। इसी के आधार पर आपका चयन होगा। तो आपको इसमें समझना है शब्दों को क्या सा लिखा है। देखिए, मूल निवास लिखा है आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम, यानी जो आवेदन करने वाली महिला है वो ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसके ग्राम में होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा यदि नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। यदि वो कोई नगर में, जैसे कि हमारा बलदेवगढ़ नगर है तो वहाँ की है, तो वहाँ का वार्ड चेक किया जाएगा कि इस वार्ड की है कि नहीं। अगर वो ग्राम की है तो उसमें उसका ग्राम देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, संबंधित ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची, अद्यतन बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए। देखिए, अब निवास के तौर पे वो क्या क्या प्रूफ आपसे मांग रहा है, या इनमें से कोई एक भी आप दे सकते हैं। जैसे राशन कार्ड, यदि आप राशन कार्ड में आपका निवास वहाँ का लिखा है तो आप पात्र होंगे। यदि पात्रता पर्ची में संबंधित ग्राम या नगरीय क्षेत्र की जो मतदाता सूची होती है, यदि उसमें आपका नाम जो है फ्रेंड्स ग्राम में आता है या नगरीय क्षेत्र में वार्ड में आता है तो आप पात्र होंगे। अविवाहित महिला होने पर उसके पिता या माता का नाम, जैसे कोई लड़की है जिसका भी विवाह नहीं हुआ है तो उसके माता या पिता का नाम उस क्षेत्र में निवासी के तौर पर जुड़ा हो तो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकती है। तथा विवाहित होने पर, देखिए यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा है, विवाहित होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। छिंदवाड़ा से किसी ने हमें कमेंट किया था, वो पूछ रही थी कि मैं विवाहित हूँ और मेरे पति का नाम उसमें है पर मेरा नहीं है, है ना, निवास नहीं है, तो क्या उनका चल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लियर शब्दों में देख सकते हैं, लिखा है विवाहित होने पर उसके पति का नाम वहाँ पे दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों भी उपलब्ध नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम, राजस्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है, देखिए निवास तो हम बनवा लेंगे, एक दो दिन में बन जाता है, लेकिन जो शासन है वो किसी भी चीज़ को इस तौर पे मानती है कि मान लीजिए इसका नोटिफिकेशन 20 जून को निकला था, 20 जून को या 20 या 15 जून को, जब भी निकला, मुझे क्लियर डेट नहीं है। अगर मान लीजिए 20 जून को इसका नोटिफिकेशन निकला था तो गवर्नमेंट ये नहीं मानती है कि आप चाहें तो 20 जून के बाद आप कोई भी चीज़ में बदलाव करवा लें, है ना। गवर्नमेंट उस चीज़ को मानती है, जैसे 20 नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आता है, नोटिफिकेशन अपलोड होने से पहले क्या आप उस क्षेत्र के निवासी थे या नहीं। देखिए, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में भी ये चलता है कि जब कोई नोटिफिकेशन निकलता है तब हम उस पर दुनिया भर का चेंज करवाने में लग जाते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ को मानती है कि नोटिफिकेशन जब निकला था उसके पहले आप किस क्षेत्र के निवासी थे वो वैध प्रमाण पत्र मानता है, क्योंकि उसमें डेट लिखी रहती है ना। तो फ्रेंड्स, ये होने की पूरे चांस हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें ग्राम और नगरीय क्षेत्र में वार्ड क्रमांक का उल्लेख हो। विवाहित होने की स्थिति में पति के निवास का पता ही निवास माना जाएगा, है ना। यदि विवाहित है तो पति का निवास जो है वही उसका निवास माना जाएगा। नियुक्ति के समय ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पे सबसे देखिए उन्होंने हाईलाइट कर रखा है इसको, मतलब ब्लेड कर रखा है। नियुक्ति के समय ग्रामीण क्षेत्र
में ग्राम को और शहरी क्षेत्र में शहरी वार्ड को यूनिट माना जाएगा। फ्रेंड्स, जब जो है उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका को अपॉइंटमेंट मिलेगी यानी कि नियुक्ति मिलेगी, उस टाइम पे एक जो बॉडी होगी तो ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो हम गांव को और शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो वार्ड को मेन वो माना जाएगा कि आप उस ग्राम के निवासी हैं या नहीं। और ये फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन अपलोड पब्लिश होने से पहले वहाँ का निवासी होना चाहिए, भले ही आपने अभी 2 दिन में चेंज करा रखा हो, क्योंकि ये तो जितने भी लोग हैं वो तो सब लोग जानते हैं कि ये तो कोई भी करवा सकता है, एक दिन का काम है ना। तो नोटिफिकेशन पब्लिश होने से पहले कि आप उस क्षेत्र के निवासी थे, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके चलती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, करवा लेते हैं, तो इस पर आपत्ति लगना बिल्कुल जायज़ है और हम ये भी बताएंगे कि आपत्ति हमको कैसे लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे के कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने शैक्षणिक योग्यता को लेके ऑलरेडी पहले बात कर रखी है, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे आप देखिए अगला पॉइंट, नियुक्ति के चयन के लिए निर्धारित अंक हेतु विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु। ठीक है, यहाँ पे हमें समझने योग्य कुछ फ्रेंड्स बातें हैं। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आवेदिकाओं को अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी कहने का मतलब है कि एक एसडीएम लेवल का अधिकारी, इसमें मतलब फ्रेंड्स ये गजेटेड ऑफिसर होता है। तो ये पीएससी द्वारा क्वालिफाइड जो स्टूडेंट होते हैं तो उनको ही हमें सक्षम अधिकारी गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिख रखा है राजस्व है अनुविभाग अधिकारी यानी एसडीएम लेवल से निम्नतर स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे। अन्य प्रदेश के द्वारा जारी प्रमाण पत्र का लाभ नियुक्ति में नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कोई एक महिला है, मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश की लड़की थी, उसकी शादी अब एमपी में हो गई है, लेकिन जो लड़की है उसका फ्रेंड्स जो जाति था वो कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको दिया था। अब वो हमारे मध्य प्रदेश में चाहें तो इस पर लगाएं, तो फ्रेंड्स ये मान्य नहीं किया जाएगा, है ना। अगर कोई ऐसा है तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है अन्य प्रदेश के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का लाभ प्रदेश में नियुक्ति हेतु नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे शासन ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में उन्होंने बता रखा है, तो ये फ्रेंड्स समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए नियुक्ति का भी हम वो बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं हम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की सूची में आवेदिका परिवार का लाभ नाम होने तथा जारी बीपीएल राशन कार्ड और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु पात्रता पर्ची अंत्योदय अन्य योजना का लाभ अंतर्गत बीपीएल परिवारों को जारी पात्रता पर्ची के लिए 5 अंकों का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यानी जिसके पास बीपीएल या पात्रता पर्ची है, यानी जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से फ्रेंड्स जो नीचे हैं, उनके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसके संबंध में भी कुछ पॉइंट उन्होंने बता रखे हैं। ठीक है, तो देखिए यह लाभ उसी स्थिति में दिया जाएगा जबकि उसका परिवार का नाम, देखिए जब उसका परिवार का नाम विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व निरंतर आवेदन की अंतिम तिथि तक बीपीएल सूची में विद्यमान हो। ये फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यही है जो मैंने फ्रेंड्स बताया था कि यदि आप सोचें कि जैसे आप जिस दिन नोटिफिकेशन मान लो 15 जून को जारी हो गया था आंगनबाड़ी भर्ती का, और आपने 16 जून को या 17 कभी भी नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हुआ उसके बाद यदि आपने बीपीएल में नाम जुड़वा लिया है या उस आईडी में सम्मिलित हो गए हैं तो आपको बीपीएल का वो लाभ मिलने लगा है, तो फ्रेंड्स आप अपात्र होंगे। ये 100% श्योर है, हमारी शासन ने इसमें क्लियर शब्दों में बता रखा है ना, कि विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व और जिस दिन तक फ्रेंड्स ये फॉर्म डलते हैं, विज्ञप्ति जारी होने की तिथि निरस्त मतलब डलते हैं, तो तब तक सूची में विद्यमान होना चाहिए। देखिए ठीक है, नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति जारी होने के बाद जारी किया हुआ निरस्त किया हुआ बीपीएल राशन कार्ड पात्रता पर्ची किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। विवाहित आवेदिका के गरीबी रेखा या राशन कार्ड या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हेतु पात्रता पर्ची अंत्योदय अन्य योजना अंतर्गत जारी पात्रता पर्ची केवल पति के परिवार की ही मान्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो
यहाँ पे फ्रेंड्स उनका कहने का सीधा सीधा मतलब, जैसे किसी कोई लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल में आती है, तो फ्रेंड्स जो उसका हस्बैंड होता है, यदि उसके नाम बीपीएल कार्ड नहीं है और उसके लड़के के, उसके ससुर के नाम बीपीएल कार्ड है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में वो पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर उन्होंने सीधा बता रखा है, देखिए, केवल पति के परिवार की ही मान्य होगी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अविवाहित और तलाकशुदा होने पर गरीबी रेखा का राशन कार्ड और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु पात्रता पर्ची, अंत्योदय पर्ची, अंतिम जारी पर्ची, पात्रता पर्ची महिला के स्वयं या पिता या माता, अगर कोई मतलब अविवाहित और तलाकशुदा है कोई महिला, तो फ्रेंड्स उसकी स्वयं की या माता या पिता किसी की भी उस कंडीशन में चल जाएगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमने पहले भी फ्रेंड्स अपने वीडियो में बता रखा था कि उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए स्नातक उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को 10 अंक दिए जाएंगे। एक से अधिक स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर के पृथक अंक नहीं दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे, चलिए मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कोई फ्रेंड्स किसी ने जैसे बीए कर रखा है, तो उसको भी फ्रेंड्स 10 अंक दिए जाएंगे, और किसी ने बीए प्लस एमए कर रखा है, तो उसको भी फ्रेंड्स 10 अंक दिए जाएंगे। यानी उसको एमए के कोई पृथक अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आप ग्रेजुएट भी हैं तब भी आपको 10 अंक मिलेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी फ्रेंड्स आपको जो है 10 अंक ही मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा पेज देख लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को और समझ लीजिए थोड़ा। यदि किसी वार्ड या नगरीय क्षेत्र वार्ड में एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं और वहाँ एक वर्ष के अंदर किसी भी केंद्र पर पद रिक्त होता है, तो पूर्व से जारी नोटिस मेरिट सूची से ही पद पूर्ति की जाएगी, पर इस उपरांत ही नवीन नियुक्ति की जाएगी। यानी फ्रेंड्स जो अभी 25 चल रहा है, तो अगले वर्ष भी इसी तरह की नवीन नियुक्तियाँ की जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बीच में फ्रेंड्स 1 साल के भीतर अगर कोई वो मतलब जैसे रिटायर्ड वगैरह हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जो पुरानी लिस्ट रहेगी उससे ही दूसरे बच्चे को उठा लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक आवेदकों की मेरिट सूची में समान अंक होने पर अधिक आयु की महिला का चयन किया जाएगा। मान लीजिए 2 महिलाएं हैं जिनका मतलब समान अंक हो रहा है फ्रेंड्स, तो उनको जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी फ्रेंड्स, उसको ही चयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंकों की प्रतिशत के आधार पर वास्तविक अंक दशमलव के बाद 2 अंकों तक गणना की जाएगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रेंड्स जैसे किसी का परसेंटेज 70 है, 0.01 है, ठीक है, तो इस तरह से होगा, और किसी का 70 ऐसा है, तो इस तरह से 2 अंकों तक गणना की जाएगी दशमलव के बाद। तीसरा अंक यहाँ पे नहीं लिया जाएगा कि कितना था। तो फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स इस पर आपत्ति कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो जारी करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो सच में पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। और इसके अलावा आपकी कोई एनी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको जवाब बिल्कुल 24 आवर के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।